तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के इस खास मुद्दे पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ जाने माने संविधान के जानकार प्रोफेसर फैजान मुस्तफ़ा साहब जुड़ रहे हैं। शुक्रिया मुस्तफ़ा साहब वक्त निकालने के लिए। आप उत्तराखंड के विधानसभा में जो आज बिल पेश हुआ है यूनिफॉर्म सिविल कोड का, उसका आपने अध्ययन किया होगा। ये विषय पर आपकी वैसे ही बहुत अच्छी पकड़ है, आप पहले भी कई बार इस पर बोल चुके हैं, लिख चुके हैं। आपको क्या खास बात नजर आई इस उत्तराखंड के इस बिल में, और क्या आपको पहली नज़र में लगता है कि इसमें आने वाले वक्त में कुछ बदलाव किए जाएंगे या हो सकते हैं? देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड या समान नागरिक संहिता के बारे में मैं वर्षों से लिखता रहा हूं कि ये संविधान का एक प्रावधान है। संविधान इस रास्ते पर चलना चाहता है तो मैं उसका समर्थन करता हूं, क्योंकि मैं एक संविधान का अध्यापक हूं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने में जब चीफ मिनिस्टर ने अपनी इलेक्शन कैंपेन के आखिरी दिन वादा किया था, तो मैंने एक आर्टिकल लिखकर उसका स्वागत किया था और मैंने कहा था कि एक कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स बनाना जो है ये एक बहुत अच्छी पहल है और पिछले 70 सालों में ये पहल नहीं हुई। लेकिन जो कमेटी उत्तराखंड में बनी, मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि उसमें पर्सनल लॉ का कोई एक्सपर्ट नहीं था, खास तौर से मुस्लिम पर्सनल लॉ का एक्सपर्ट नहीं था। उसमें सुप्रीम कोर्ट की एक रिटायर्ड जज थी और एक आध कोई जज थे और ब्यूरोक्रेट्स थे। गो के कमेटी ने बहुत वाइडर कंसल्टेशन किया और कई लाख सुझाव उनके पास आए। लेकिन क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ में कोडिफिकेशन अभी कम हुआ है और उनकी तरफ से जरूर कोई ना कोई एक्सपर्ट इस कमेटी में होना चाहिए था, लेकिन कमेटी ने अच्छा काम किया है। बहुत डिटेल्ड यूनिफॉर्म सिविल कोड है। मेरे ख्याल से वसीयत के कानून पर तकरीबन 100 सेक्शंस हैं, डिटेलिंग बहुत है। तो एक अच्छी पहल है। अब असली बात यह कि कोई राज्य कहे कि मैंने यूनिफॉर्म सिविल कोड बना ली, तो क्या वो यूनिफॉर्म होगी, जबकि उस राज्य में भी उसने शेड्यूल्ड ट्राइब्स को उससे अलग रखा है और कई मामलात में कस्टम्स और यूसेजेस को उन्होंने एग्जेम्प्ट किया है। जैसे सपिंडा रिलेशनशिप, प्रोहिबिटेड डिग्रीज जो हैं मैरिज की, विवाह की, उसमें अगर कोई कस्टम या यूसेज है उसके कंट्री तो उसको प्रोटेक्ट किया गया है। आपको मालूम है कि साउथ में सगे मामा से शादी होती है तो वो प्रोटेक्ट हो गया है। दूसरा, मुझे जो क्लैरिटी नहीं आ रही वो ये कि क्योंकि ये लॉ उत्तराखंड के हिंदूज के ऊपर भी लगेगा और हिंदू मैरिज एक्ट और हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट और हिंदू सक्सेशन एक्ट संसद द्वारा पारित कानून है और हमारे देश में संविधान में बिल्कुल साफ प्रावधान है कि अगर संसद किसी विषय पर कानून बनाती है और राज्य किसी विषय पर कानून बनाता है तो संसद द्वारा बनाया हुआ कानून जो है वो माना जाएगा। तो कितना ये लॉ अप्लाई करेगा उस पर मुझको कुछ अभी डाउट है, क्योंकि अगर हिंदुओं की जो पॉपुलेशन है उत्तराखंड की वो इस लॉ से गवर्न नहीं होती और वो बहुत अधिक संख्या में वहां पे हैं, तो फिर इस लॉ से कितना फायदा होगा। और काफी प्रावधान हिंदू कोड बिल से इसमें लिए भी गए। बड़ी इंपॉर्टेंट बातें आपने बोली फैजान साहब। चाहे वो कोई मुस्लिम लॉ का एक्सपर्ट नहीं था, चाहे वो हिंदू सक्सेशन को लेकर किसका कानून लागू होगा, केंद्र का कि राज्य का, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। लेकिन एक और इस बिल में तो कंट्रोवर्शियल चीज़ है जिस पर विवाद खड़ा हो रहा है, वो है लिव इन रिलेशनशिप का मुद्दा। उसका भी जिक्र है इस बिल में। अब उससे जुड़े नियम भी तय कर दिए गए हैं। इस पर आपको क्या कहना है? भारत की सुप्रीम कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप को रिकॉग्नाइज किया है। अब जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम से बिल इंट्रोड्यूस हुआ है आज उत्तराखंड में,
उसमें एक तो शर्त ये लगाई गई कि आप अपनी लिव इन रिलेशनशिप को रजिस्टर करें। शादियों का रजिस्ट्रेशन का भी प्रावधान है, उसका हम स्वागत करते हैं। डिवोर्स भी रजिस्टर होगी और होगी ही अदालत के जरिए। तो क्या लिव इन रिलेशनशिप में भी ये प्रावधान होना चाहिए? अब लिव इन रिलेशनशिप अगर निजता का मामला है, प्राइवेसी का मामला है, तो उसमें उसको एक पनिशेबल क्राइम बनाना कहां तक सही होगा, इस पर मुझे कुछ थोड़ा सा रिजर्वेशन है। लेकिन ये कि ये बात इसमें आई है कि लिव इन पार्टनर में अगर महिला को डिजर्ट किया उसके पार्टनर ने, तो उनको मेंटेनेंस देनी पड़ेगी। ये एक स्वागत योग्य प्रावधान है। लेकिन ये कि 3 महीने की सजा और 10,000 रुपए का जुर्माना लिव इन रिलेशनशिप को रजिस्टर ना कराने पे, ये कहीं ना कहीं मुझको लगता है कि ये प्रावधान जो लिव इन रिलेशनशिप को सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दी है, उसको थोड़ा रेस्ट्रिक्ट करता है। सर, एक चीज़ और बताइए कि आपको क्या लगता है कि अगर लिव इन रिलेशनशिप पर इस तरह सज़ा होगी तो लोगों के मौलिक अधिकारों या जीने के अधिकारों का उल्लंघन होगा? देखिए, क्या है इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने कहा कि ये रजिस्ट्रेशन सिर्फ रिकॉर्ड पर्पसेस से होगा। इसका मतलब उसको लिजिटिमेसी नहीं दी जा रही। और ये भी बात आई कि अगर कोई पब्लिक पॉलिसी और मॉरलिटी के विरुद्ध कोई चीज हो रही होगी तो उसको रजिस्ट्रार रजिस्टर नहीं करेगा। तो कहीं ना कहीं हम जो हमारी अपनी देश की मॉरलिटी है, ऐतिहासिक तौर पर और सांस्कृतिक तौर पर, उसको हम बरतरी दे रहे हैं। संविधान की जो मॉरलिटी और संवैधानिक नैतिकता जो है, सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसलों में संवैधानिक नैतिकता पर बहुत बल दिया है। तो एक चीज़ और बताइए, इस बिल से क्योंकि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है, समान नागरिक संहिता, यानी हर नागरिक पर ये कानून लागू होना चाहिए। आदिवासी समुदाय जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स होते हैं, जनजातियां जो होती हैं, उनको इस बिल से बाहर रखा गया है। करीब 4% की उनकी पॉपुलेशन उत्तराखंड में। ये एक मांग थी, इसको आप कैसे देखते हैं? ये वेलकम स्टेप है या नहीं है? देखिए, जो समान नागरिक संहिता होगी वो होगी जो संसद में पारित हो। अगर अलग अलग राज्यों में यूनिफॉर्म सिविल कोड होगी तो वो यूनिफॉर्म तो नहीं हो सकती है। लेकिन ये कि ये एक पहल है। जब संसद को यूनिफॉर्म सिविल कोड जब संसद यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने का फैसला करेगी तो उत्तराखंड का उदाहरण अपने सामने रखेगी। उस हिसाब से मुख्यमंत्री को बधाई दी जा सकती है कि उन्होंने एक यूनिफॉर्म सिविल कोड का ब्लूप्रिंट देश के सामने रखा है। इस पर चर्चा होनी चाहिए। इसको जल्दी में पास करने के बजाय अगर सेलेक्ट कमेटी में जाए और उसकी कुछ नोक परख और ठीक कर ली जाए तो बहुत बेहतर होगा। ऐतिहासिक फैसला है। लेकिन ये कि असली यूनिफॉर्म सिविल कोड वो होगी जो भारत की संसद पारित करेगी। अगर देश में 25 राज्य हैं और हर राज्य अपनी अलग अलग यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाता है तो फिर वो यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं होगी सारी। लेकिन उत्तराखंड की संसद को, जो हमारी कॉन्करेंट लिस्ट में एंट्री नंबर 5 है, उसमें मैरिज और डाइवोर्स और सक्सेशन लिखा हुआ है, तो उत्तराखंड की विधानसभा को ये पूरा अधिकार है कि वो इन सब्जेक्ट्स पर कानून बनाए। लेकिन जहां भी ये कानून संसद द्वारा पारित किसी कानून से टकराएगा, तब संसद का पारित कानून जो है वो माना जाएगा और उत्तराखंड की यूनिफॉर्म सिविल कोड उसमें इन्फोर्स नहीं की जाएगी। फैजान साहब, शुक्रिया इस बातचीत के लिए। बहुत अच्छे से आपने इस पूरे यूसीसी की बिल की खासियतों को समझाया।
मोटे तौर पर सकारात्मक कदम है, जैसा कि प्रोफेसर फैजान मुस्तफ़ा कह रहे थे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहां पर टकराव होता दिखता है केंद्र के कानूनों के साथ। उस पर क्लैरिटी की और ज़्यादा ज़रूरत होगी।